देखिए बैंड चौड़ाई क्या है ये अपन ने जान लिया था कि बैंड चौड़ाई में परिभाषा देती है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। यानी कि बैंड चौड़ाई डेल्टा एफ इजिकल टू F2 माइनस F1 है। अब इसके लिए अपन व्यंजक निकालेंगे, अर्थात इसके लिए अपन को क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। अब देखिए बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है। किस तरह की स्टेप्स हैं मैं आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता ही चुका कि आपको इसमें डेरिवेशन करने के लिए क्या स्टेप्स का या किन स्टेप्स का अपन को ध्यान रखना है, ये चीजें मैं आपको बता चुका। तो मैंने क्या कहा, देखो डेरिवेशन अपन इसकी करते हैं तो किस तरह की स्टेप्स अपने पास आनी है। मैंने क्या कहा कि अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां वो बिंदु होते हैं जहां पर धारा का मान अधिकतम मान का 1/√2 होता है। तो देखो यानी कि जो आई की वैल्यू होगी इन बिंदुओं के लिए, देखो अर्ध शक्ति बिंदुओं के लिए, अगर अर्ध शक्ति बिंदुओं के लिए अगर अपन बात करें तो देखिए इन बिंदुओं के लिए किस तरह से मान है। I इजिकल टू होता है I0/√2। ये अर्ध शक्ति बिंदुओं के लिए वैल्यू थी, यानी धारा का मान अधिकतम मान को मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर I0 ले रहा हूं। I0 का कितना है, 1/√2 गुणा है। बस अब आप यहीं से वैल्यूज निकालते जाइए। देखो I का मतलब क्या है, V/RMS/Z। धारा बराबर क्या है, वोल्टा बटे अवरोध। लेकिन I0 होने का मतलब क्या है कि ये जो अवरोध है Z, इसका मान क्या होना चाहिए, मिनिमम। और Z की मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, R के। यानी कि ये हो गया है R और ये हो गया है √2। तो देखिए V/RMS से V/RMS कैंसिल हो गया है, अर्थात मेरे पास आ गया है Z इजिकल टू √2R। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो इसको इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकता हूं। अब मैं देखो क्या जानता हूं, Z इजिकल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहां मान रख दीजिए आप Z के। अभी अपन ने सवाल किए हैं इसमें √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इजिकल टू √2R। ये अपने पास इक्वेशन आ गए। अब आपको रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, आप वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आपकी समीकरण बन जाएगी R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इजिकल टू 2R का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद अगर आप इसे हल करते हैं तो देखें XL माइनस XC का होल स्क्वायर इजिकल टू 2R² माइनस R² हो जाएगा। तो यहां क्या बच गया है, R²। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले देंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो XL माइनस XC इजिकल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस R। ये समीकरण नंबर आपके पास आ गई है 3। ये जो इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, बस यही आपके काम की है। अब इस इक्वेशन 3 को मैं लिख सकता हूं कैसा, क्योंकि XL की वैल्यू मुझे पता है तो XC की वैल्यू मुझे पता है कि आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो इसी को आप इक्वेशन नंबर 3 इसको ना देकर के इसको कह सकते हैं आप XL का मतलब ओमेगा L, XC का मतलब 1/ωc प्लस माइनस R। इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 कह दें। तो देखिए अब आपका काम क्या रहेगा, अब आपके पास इस इक्वेशन 3 में केवल 2 ही काम है। एक तो अपन बात करें बिंदु P1 के लिए, बिंदु P1 के लिए ω1
हो जाएगा और बिंदु P2 के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा। बस इतना सा रख करके दो समीकरण अपने पास आ जाएंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5। एक बार इन दोनों को आप जोड़ देंगे और एक बार आप क्या करेंगे, घटाएंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। बस यही स्टेप अपन को अपनानी है। यहां अपने पास ये जो इक्वेशन अपन ने लिख दी है, यानी अपन ने जो इक्वेशन लिखी है वो ये लिख दी है आपने, XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R, या इसी को आपने लिखा है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा C प्लस माइनस R, और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं काम करता हूं इसमें आगे, देखो इससे आगे की स्टेप्स को अपन यहां ले रहे हैं, इसके आगे की स्टेप्स को इस तरफ अपन करेंगे। तो देखिए बिंदु P1 के लिए एक एक बिंदु के लिए निकालेंगे, यानी कि इन समीकरणों को आप P1 और P2 के लिए आप लिखेंगे। तो देखो बिंदु P1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 1C इज इक्वल टू माइनस R। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 4। फिर मैं बात करता हूं बिंदु P2 के लिए, बिंदु P2 के लिए अगर बिंदु P2 के लिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो जाएगी ओमेगा 2, क्योंकि यहां पर आवर्ती F2 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 2C इज इक्वल टू प्लस R। इक्वेशन नंबर 5। बस अब आपको ये समीकरण 4 और 5 को जोड़ना और घटाने का ही काम करना है, बाकी सबको अपन मिटा देते हैं कि अब क्या मान आएंगे, कैसे आएंगे वो देखिए। बस अब इन दो समीकरणों का ही खेल है अपने पास। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 वे समीकरण 5 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 4 और समीकरण 5 को आप जोड़ते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या रूप आएगी, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 1C प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 2C इज इक्वल टू माइनस R प्लस R। बिल्कुल दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यही समीकरण बनेगी। अगर यही समीकरण बनती है फिर इससे आगे देखिएगा, ये ओमेगा L कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो L को कॉमन ले, L कॉमन आ रहा है इसमें से, ओमेगा 1L और यहाँ ओमेगा 2L है, तो L कॉमन लिया तो ये रह गया है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। फिर आप बात करें इसकी, यहां देखिएगा इसमें और इसमें माइनस 1 अपॉन में C कॉमन आ रहा है, भाई नेगेटिव साइड है दोनों के साथ, तो माइनस 1 अपॉन में C को अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन में ओमेगा 2। ये हो गया है इधर 0, माइनस R प्लस R इज इक्वल टू 0। अब आगे फिर देखें, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन में C, एलसीएम लीजिए आप, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आ गया है, तो मेरे पास क्या रह गया है ऊपर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 रह गया है इज इक्वल टू 0। फिर देखें, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, पक्षांतरण कर लीजिए, उधर जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, 1 अपॉन में C ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि अब मेरे पास क्या रह गया है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1 में LC। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 6, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1 में LC। यहाँ एक स्टेप्स तो मेरे पास ये आ गई है, समीकरण नंबर 6 आ गई है। इसके बाद की स्टेप्स को भी मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 6 के बाद की स्टेप्स को मैं इधर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा दूंगा। यही मैंने कहा था, एक बार इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अगर 5 में से मैं 4 को घटाता हूं, देखो इक्वेशन कैसी बनेगी, ओमेगा 2L माइनस 1 में ओमेगा 2C। अब इसमें से माइनस करेंगे आप इसे, तो देखिए माइनस ओमेगा 1L, माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा भाई, ये प्लस में। ये वाला माइनस का था तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 1 में ओमेगा 1C इज इक्वल टू R माइनस माइनस R में से इस माइनस R को अपन को घटाना। अब देखिए इसका हल क्या होगा। इसके बाद की स्टेप भाई मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान रहे ना, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब देखिए इसके अंदर भी इसमें से L कॉमन आ रहा है, तो पहले L को कॉमन ले लीजिए, तो ये रह गया है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसका काम कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ C पर, एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ तो प्लस है, यानी कि प्लस में 1 में C को कॉमन ले लीजिए। 1 में C कॉमन आ गया है, तो ये रह गया है 1 में ओमेगा 1, और ये माइनस का है 1 में ओमेगा 2 इज इक्वल टू। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे R प्लस R, यानी कि 2R तक आ गए। फिर आगे की स्टेप्स देखें आप, L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 में C, एलसीएम लीजिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2, क्या बचेगा मेरे पास, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R। ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 6 थी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। ये लीजिए, ये अगर इक्वेशन नंबर 7 है तो आप गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 6 में ओमेगा 1 ओमेगा 2 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो 1 में LC है। तो इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 के स्थान पर अपन क्या करेंगे, 1 में LC रख देंगे। तो अब स्टेप आएगी, देखो समीकरण 6 से ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान समीकरण 7 में रखने पर, अगर समीकरण 7 में अपन इस मान को रखते हैं तो देखिएगा L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 में C ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। हाँ बोलिए, 1 में ये सॉरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 1 में LC। ये लो रख दीजिए, 1 में LC इज इक्वल टू 2R। C से ये C कैंसिल, L कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यानी कि L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस L को ऊपर ले आइए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R। यहां तक की समीकरण आ गई है। अब इसे फिर से एक बार गौर से देखिएगा, आप स्टेप को नोट कर लीजिए, पूरी डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए। ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका कंप्लीटली, ताकि स्टेप्स आपको ध्यान रह सके। क्लियर है चीज। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करता हूं फटाफट से। देखिए अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें P1 और P2 दोनों के लिए दो समीकरण है। इसके लिए ये समीकरण ये आ गई, P1 के लिए, P2 के लिए ये समीकरण आ गई, यानी अपने पास समीकरण 4 और 5 आ गई। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, इन दोनों समीकरणों को अपन पहले क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर अपने पास ये इक्वेशन बनी है। फिर उनको क्या किया, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाया, तब मेरे पास इक्वेशन नंबर ये आई है। यहां किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आगे की स्टेप्स को अपन अब सोल्व करते हैं। देखो क्या आती है और कैसे है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्वेश्चन आता है इसका कि फ्रिंज चौड़ाई बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2004 में बड़ा क्वेश्चन आ चुका, उसके बाद भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम के लिए हो सकता है 2021 में जो अपना बोर्ड का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन विशेषता गुणांक वाला आ जाए कि इसकी डेरिवेशन पूछ ली जाए कि विशेषता गुणांक क्या बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछ लिया जाए, तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपसे इसमें। तो देखें अब आपकी जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, यानी कि ये डबल हो गई भाई। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R अपॉन में L। ये आ गई है इक्वेशन नंबर, वो 7 थी, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 8। एक तो बैंड चौड़ाई के लिए ये व्यंजक आ गया है, समीकरण नंबर 8, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसी को अपन f के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ओमेगा 2 का मीन्स है 2 पाई f2 और ओमेगा 1 का मीन्स है 2 पाई f1 इज इक्वल टू r अपॉन में l। 2 पाई को आपने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया है f2 माइनस f1 r अपॉन में l। तो देखो f2 माइनस f1 r अपॉन में 2 पाई l, ये इक्वेशन नंबर आ गई है 9। ये एक बैंड चौड़ाई का ये भी व्यंजक है, तो यहां पर एक ही लाइन लिख देंगे कि समीकरण 8 वे समीकरण 9 बैंड चौड़ाई के व्यंजक हैं। समीकरण 8 और समीकरण 9 अपने पास क्या है, बैंड चौड़ाई के व्यंजक है। यहां अपनी ये बैंड चौड़ाई की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। अब अपन इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विशेषता गुणांक या गुणता कारक। विशेषता गुणांक या गुणता कारक होता क्या है, ये अनुनादी जो अनुनाद होता है उसकी तीक्ष्णता का मापक होता है। यानी अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन हेतु जिस गुणांक को अपन परिभाषित करते हैं वो गुणांक की विशेषता गुणांक या गुणता कारक यानी क्वालिटी फैक्टर क्यों कहलाता है। इसका मान अनुनादी आवृत्ति FR और बैंड चौड़ाई डेल्टा F के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विशेषता गुणांक, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये 3 टॉपिक है, एक तो है बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक और वोल्टा आवर्धन या वोल्टा प्रवर्धन जो इसी में है, विशेषता गुणांक का ही टॉपिक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पेपर बनाया जाए तो ये क्वेश्चन उसके अंदर जरूर दिए जाए। तो देखिए अब अपन उसकी डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है विशेषता गुणांक या इसे ही कहते हैं गुणता कारक या गुणता कारक यानी कि क्वालिटी फैक्टर। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
एवं साथ में विशेष गुणांक साथ ही अपन समझेंगे अनुनाद की तीक्ष्णता को, एवं अनुनाद की तीक्ष्णता, विशेषता गुणांक या गुणता कारक Q और अनुनाद की तीक्ष्णता। देखो अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन हेतु, अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन हेतु अपन जिस गुणांक को परिभाषित कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, विशेषता गुणांक या गुणता कारक कहलाता है। तो अपन पहले परिभाषा लिखें, अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन हेतु, अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन हेतु एक गुणांक को परिभाषित किया जाता है। मापन हेतु यूं कह सकते हैं, जिस गुणांक को परिभाषित किया जाता है, अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन हेतु जिस गुणांक को परिभाषित किया जाता है उसे गुणता कारक Q कहते हैं, जिसका मान अनुनादी आवृत्ति FR वे बैंड चौड़ाई डेल्टा F के अनुपात के तुल्य होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, अनुनाद की तीक्ष्णता के मापन है तो जिस गुणांक को परिभाषित किया जाता है उसे गुणता कारक Q कहते हैं, या इसे विशेषता गुणांक भी कह सकते हैं, जिसका मान अनुनादी आवृत्ति FR व बैंड चौड़ाई डेल्टा F के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात अब अपन इसके डेरिवेशन की चर्चाएं करेंगे। अर्थात यानी कि Q इज इक्वल टू FR अपॉन में क्या हुआ, डेल्टा F बना। अब देखिए इसे फिर आगे, FR को FR रहने दे, डेल्टा F का मतलब तो अपन जानते हैं F2 माइनस F1। यहां तक की इक्वेशन क्लियर है आपके। इसी इक्वेशन को मैं आगे और बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ा सकता हूं, देखिए पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला निकाला था, याद कीजिए क्या फॉर्मूला था, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन में 2 पाई L। जस्ट इससे पहले अपन ने वही डेरिवेशन की है जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, क्या थी, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन में 2 पाई L। तो देखें, चूंकि बैंड चौड़ाई या इसे ही क्या कहते हैं, बैंड विस्तार, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन में 2 पाई L, इसलिए Q इज इक्वल टू FR अपॉन में क्या लिखेंगे, R अपॉन में 2 पाई L। ये लो, फिर आगे बढ़ो आप, 2 पाई L कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो भैया 2 पाई FRL अपॉन में R, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है और अपन ने कह भी दिया है। फिर देखो 2 पाई FR अनुनाद पर कोणीय आवृत्ति हो जाएगी, चूंकि 2 पाई FR इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा R, यानी अनुनाद पर कोणीय आवृत्ति, इसलिए Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा RL अपॉन में R। और अब आप इस चीज को जानते हो, ओमेगा L क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात XL, तो XL अपॉन में R।
और यहां ध्यान रहे एक्सएल क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात, यानी अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात जो कह सकते हैं अपन। अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात अपोन में आर क्या है भाई, यहां पर प्रतिरोध, और ये हो गई है समीकरण नंबर आपकी 3। अब एक चीज पे आप गौर फरमाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात है, और अनुनादी आवृत्ति का मतलब होता है जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों क्या हो, बराबर हो। ये शर्त है अनुनाद की। इसका मतलब इस XL का मान किसके इक्वल होगा, XC का, XC के इक्वल होगा, क्योंकि अनुनाद की अवस्था में XL इजिकल टू क्या होता है, XC। तो देखिए इस चीज को अपन लिख लेते हैं। देखो एक विशेषता गुणांक का फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो चूंकि अनुनाद पर XL बराबर क्या होता है, XC, XL बराबर XC होता है, इसलिए Q इजिकल टू क्या फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, XC अपॉन में R, यानी कि क्या कह दोगे, अनुनादी आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात, अनुनादी आवृत्ति पर अनुनादी आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात अपोन में प्रतिरोध, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4। ये यहाँ पर थर्ड थी तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखो इस चीज को तो आप जानते हैं, चूंकि XC इजिकल टू 1 अपॉन में ओमेगा C होता है, लेकिन यहां ये किस पर है, अनुनादी आवृत्ति पर है, तो ओमेगा के साथ क्या लगा दें, R। स्मॉल r यहां रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेंस को, यानी कि अनुनाद को दर्शा रहा है। तो ओमेगा R क्या हुआ, अनुनादीय आवृत्ति हो गई, अनुनादीय कोणीय आवृत्ति। जैसे अनुनादीय आवृत्ति अपन FR लिखते हैं, तो ये ओमेगा R हो गए अनुनादीय कोणीय आवृत्ति। इसलिए अब देखिए Q इजिकल टू XC की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 1 अपॉन में ओमेगा R C, और ये है R। इक्वेशन नंबर आ गई 5। अब आप देखिए अनुनादी आवृत्ति जो कोणीय आवृत्ति है, इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या है कि ओमेगा R इजिकल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ LC होता है। तो यहां एक एक स्टेप्स बन रही है, बहुत प्यारा है डेरिवेशन ये। तो देखें चूंकि ओमेगा R इजिकल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ LC, इसलिए Q इजिकल टू देखो 1 अपॉन में इस ओमेगा R की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 1 अपॉन में रूट ऑफ LC, फिर यहां ये क्या है, CR है। फिर इसके आगे का स्टेप देखिए, यहां रूट ऑफ LC को तो कहां लेके आ जाएंगे आप, ऊपर, और अपॉन में क्या रह गया मेरे पास, CR। इसके आगे का स्टेप भाई मैं यहां कर रहा हूं ना, इसके आगे का यहां देखना। अगर यहां है तो आप देखिए रूट ऑफ C से इस एक C को अपन कैंसिल करेंगे तो नीचे रूट ऑफ C रह जाएगा,
यानी कि मेरे पास Q इजिकल टू रह गया है 1/r, और रूट में जो मेरे पास आ गई है स्टेप वो आ गई है L/c। देख लो, Q इजिकल टू 1/r, रूट ऑफ C से C कटेगा तो रूट ऑफ C बच जाएगा, और ये आ गई है इक्वेशन नंबर मेरे पास 6। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पास, या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपने पास आ गया। ये क्या कहता है, इससे स्पष्ट है कि जो विशेषता गुणांक है यानी Q जो है, उस Q का मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। कहीं पूरी समीकरण में कहीं नहीं आ रही आवृत्ति, अब देखो कट गई जो भी थी, यानी Q का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ये तो L, C और R पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और अपने पास है, जबकि अनुनादी अवस्था जो होती है, उस अनुनादी अवस्था में बहने वाली जो धारा होती है वो L और C पर निर्भर नहीं करके केवल किस पर निर्भर करती है, R पर, क्योंकि अनुनादी अवस्था में तो XL और XC एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि दो विरोधाभासी कॉन्सेप्ट यहां बन गए अपने पास कि विशेषता गुणांक Q का जो मान है वो तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, केवल R, L और C पर निर्भर करता है। लेकिन जो अनुनादी अवस्था में धारा बहती है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, R पर। धारा जो है अनुनाद की अवस्था में बहने वाली जो धारा होती है, सॉरी L व C पर निर्भर नहीं करके किस पर निर्भर करती है, R पर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट और अपन इसमें नोट कर लेते हैं। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि क्या चीज स्पष्ट है कि Q का मान, अतः स्पष्ट है कि Q का मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, Q का मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर न करके, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर न करके L, C व R पर निर्भर करता है। निर्भर न करके L, C व R पर निर्भर करता है। ये लो, बहुत ही अच्छा अपने पास ये कॉन्सेप्ट आया है, L, C और R पर क्या करता है, निर्भर करता है। जबकि अगर इसके विपरीत देखें, जबकि अनुनादी अवस्था में, जबकि अनुनादी अवस्था में बहने वाली धारा जो कि अधिकतम धारा है, जबकि अनुनादी अवस्था में बहने वाली धारा, अनुनादी अवस्था में बहने वाली धारा L व C पर निर्भर नहीं करके, L व C पर निर्भर न करके, L व C पर निर्भर न करके केवल R पर निर्भर करती है, क्योंकि अनुनादी अवस्था में जो परिपथ होता है वो शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ की भांति व्यवहार करता है, तो केवल किस पर निर्भर करती है, R पर। एक देखो, विशेषता गुणांक के बारे में लिखा था कि ये अनुनाद की तीक्ष्णता का मापक है। तो कैसे है अनुनाद की तीक्ष्णता का मापक, यहां अपन अब उस चीज को समझेंगे। यहां आप एक चीज देखें, इस फॉर्मूले से अगर R का मान ज्यादा हो, समझना इस चीज को, फिर अपन इसको लिखेंगे। R का मान ज्यादा होगा तो Q का मान क्या होगा, कम होगा। देखो मैं यहां बता रहा हूं, अगर R ज्यादा होगा तो Q का मान क्या होगा, कम। और आपको पता है एक Q का फॉर्मूला ये भी है, FR अपॉन में F2 माइनस F1। अगर Q कम है इसका मतलब F2 माइनस F1 क्या है, ज्यादा है, यानी कि बैंड चौड़ाई का मान क्या होगा, ज्यादा होगा।
आर का मान अगर ज्यादा है तो क्यू का मान कम होगा, क्यू का मान अगर कम है तो F2 माइनस F1 यानी बैंड चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर बैंड चौड़ाई ज्यादा है इसका मतलब वक्र कैसा होगा, चपटा होगा। ये वक्र कैसा होगा भाई, चपटा होगा। और इसके विपरीत अगर अपन बात करें, आर का मान अगर कम है तो इसका मतलब क्यू का मान क्या है, ज्यादा है। देख लो आप इससे, आर का मान कम है तो क्यू का मान ज्यादा, क्यू ज्यादा है इसका मतलब F2 माइनस F1 क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वक्र होगा, अनुनादी वक्र होगा, वो कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा। तो देखो अपने आप ये चीज स्पष्ट हो गई कि जो विशेषता गुणांक है वो अनुनाद की तीक्ष्णता को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो अब इस पॉइंट को अपन समझ चुके हैं। इसको इस तरह के जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको आप अलग से अपनी कॉपी के ऊपर के बॉर्डर पे लिख लें ताकि याद रह जाएगा। इसको अपनी कॉपी के अलग से बॉर्डर पे लिख लें, क्योंकि इसको अब अपन लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, याद रखने का तरीका है कि आपको याद रह जाए। और यहाँ दो फॉर्मूले लिख ले साथ में, एक तो ये लिख ले और एक ये लिख ले, 1 में आर रूट ऑफ एल अपॉन में सी। इन दो फॉर्मूलों को कॉपी के ऊपर का जो बॉर्डर होता है अपनी नोटबुक का, वहां लिख करके और इस कॉन्सेप्ट को लिख लें, जिसको कि अपन आप लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं बोर्ड के हिसाब से। ये तो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से याद रखने के तरीके से, लेकिन अपन को बॉडी कॉपी में कैसा लिखना है वो चीज अपन अब लिखेंगे, लेकिन वो इसी के बेस पर लिखेंगे। इसलिए आप इसे कॉपी के बॉर्डर पर अलग से नोट कर लें। अब अपन इससे आगे की डिटेल को अब लिख रहे हैं। देखो अब अपन इस ग्राफ को देखते हैं तो अपन क्या पाते हैं, देखिएगा। मैं अनुनादी वक्र को बना रहा हूं, इस एक्सिस पर तो आवृत्ति F को ले रहे हैं और यहाँ इस एक्सिस पर अपन करंट I को ले रहे हैं। ये अपने पास ग्राफ था। याद करो अनुनादी वक्र अपन ने ऐसे ही बनाया था। अगर प्रतिरोध अल्प है तो अनुनादी वक्र कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। ये अपन ने अभी भी जान लिया। अगर प्रतिरोध ज्यादा हो तो ये कैसा हो जाएगा भाई, चपटा हो जाएगा। इस तरह से वक्र बनेगा अपने पास ही। अब अपन देखें कि देखो ये तो है अनुनादी आवृत्ति, ये तो है अनुनादी आवृत्ति क्या है, FR है। अनुनादी आवृत्ति FR ले ली है अपन ने। और अब देखो ये इसके लिए दो बिंदु ये रहे, ये अर्धशक्ति बिंदु है। इन अर्धशक्ति बिंदुओं के संगत आवृत्ति ये तो है F1 और इस अर्धशक्ति बिंदु के संगत आवृत्ति क्या है, F2 है। ये जो वक्र अपन को प्राप्त हो रहा है, ये जो वक्र अपन को जो प्राप्त हो रहा है, ये वक्र है जब R का मान क्या है, कम है, यानी कि अल्प R कह सकता हूं मैं। अल्प R का मान क्या है, कम है। अगर R का मान ज्यादा हो तब देखिए यहां ये इनके बीच की चौड़ाई क्या है, इसकी बैंड चौड़ाई है डेल्टा F। ये डेल्टा F है। लेकिन अगर R का मान ज्यादा है तो अर्धशक्ति बिंदु भी क्या होंगे, दूर होंगे, इस तरह से। अब देखिए ये वाली स्थिति है। अब जो चौड़ाई होगी
बैंड चौड़ाई वो होगी डेल्टा एफ डैश। इसके संगत आवृत्ति है F1 डैश और इसके संगत आवृत्ति है F2 डैश। अपन क्या देख रहे हैं, डेल्टा F की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा F डैश की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा F की क्या है, कम है। यानी कि ये अल्प प्रतिरोध पर है, जबकि ये किस पर है, उच्च प्रतिरोध पर। यानी इसके लिए क्या है, उच्च R है और इसके लिए क्या है, अल्प R है। अल्प R और यह क्या हो गया, उच्च R है। इस तरह से अपन ने ये बनाया हुआ है। ये अल्प R है तो ये वक्र कैसा है, तीक्ष्ण है, और उच्च R है तो ये वक्र कैसा है, चपटा है। ये लो, ये अपन ने ग्राफ में सब कुछ शो कर दिया है। तो अब इसी बात को अपन यहां लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, प्रतिरोध कैपिटल R का मान कम होने पर, प्रतिरोध कैपिटल R का मान कम होने पर विशेषता गुणांक Q का मान कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, क्योंकि व्युत्पन्नपाती Q का मान ज्यादा होता है, जिससे बैंड चौड़ाई कम होती है। और देखो यही चीज अपन ने जस्ट अभी समझी थी, यही चीज अपन ने अभी समझी थी कि वे किस तरह से है ये वैल्यूज, यही तो समझा था अपन ने, शॉर्ट के रूप में समझ लिया था उसको। अब उसको लैंग्वेज के रूप में अपन लिख रहे हैं कि प्रतिरोध R का मान कम होने पर विशेषता गुणांक Q का मान ज्यादा होता है, जिससे बैंड चौड़ाई कम होती है और अनुनादी वक्र तीक्ष्ण होता है। ये आपने देख लिया, इसमें अनुनादी वक्र कैसा होता है, तीक्ष्ण। अब इसका विपरीत देखो, प्रतिरोध कैपिटल R का मान ज्यादा होने पर, भाई इसी को उल्टा लिखना है, पढ़ना क्या है, ज्यादा होने पर विशेषता गुणांक Q का मान कम होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि R ज्यादा होगा तो Q का मान कम होगा। अब ये भी थोड़ी देर पहले अपने समझा है, तो Q का मान क्या होगा, कम होता है, और या जिससे कम होता है, और Q का मान कम होने का मतलब बैंड चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा, जिससे बैंड चौड़ाई ज्यादा होती है और अनुनादी वक्र चपटा होता है। ये अनुनादी वक्र ऐसी स्थिति में कैसा होगा, चपटा हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं, इस प्रकार विशेषता गुणांक अनुनाद की तीक्ष्णता को क्या करता है, मापता है, या उसका क्या है, मापक है। अनुनाद की तीक्ष्णता क्या है, मापक है, चपटा होता है। इस प्रकार विशेषता गुणांक अनुनाद की तीक्ष्णता का मापक है। ये लीजिए, अगर ये क्वेश्चन बनाया जाए कि विशेषता गुणांक किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये अनुनाद की तीक्ष्णता का मापक है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसी प्रकार इसको एक्सप्लेन करना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद देखो, ये तीनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों।
इस चैप्टर के ये वाले बैंड चौड़ाई है, विशेषता गुणांक है। इसके बाद फिर अपन जानेंगे वोल्टता प्रवर्धन को। अपन इसमें जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते हैं, इसकी आर का मान बढ़ाते हैं, इसका चपटापन बढ़ते जाएगा, और आर का मान कम करेंगे प्रतिरोध को तो इसकी तीक्ष्णता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से अपन ने ये दोनों बना लिए हैं, यह आपको बनाना आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है वोल्टता प्रवर्धन, या यूं कह सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या है ध्यान रखना, वोल्टता प्रवर्धन अपन एक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज पढ़े, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन वहां अलग प्रकार से चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ अपन विशेषता गुणांक के रूप में अपन इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो है वोल्टता प्रवर्धन, यानी कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। देखिए नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन पढ़ रहे हैं वो है वोल्टता प्रवर्धन। या यूं कह सकते हैं विशेषता गुणांक वोल्टता प्रवर्धक के रूप में, ऐसे कह दें। विशेषता गुणांक किसके रूप में लिखते हैं अपन, वोल्टता प्रवर्धक। विशेषता गुणांक वोल्टता प्रवर्धक के रूप में, या यूं कह सकते हैं वोल्टता प्रवर्धक के मापक के रूप में। वोल्टता विशेषता वोल्टता प्रवर्धक, वोल्टता प्रवर्धक मापक के रूप में। देखो भाई, वोल्टता प्रवर्धन का मतलब होता है वोल्टता के मान को बढ़ाना, एम्पलीफिकेशन करना उसका। वोल्टता प्रवर्धन का मतलब है उसका एम्पलीफिकेशन करना। वो कैसे है, किस तरह से है, वो देखिए। अपन ने पढ़ लिया था, चूंकि Q इज इक्वल टू क्या था, एक्सएल अपॉन में R, यही था जिसको कि मैंने क्या कहा था, एक्सएल का मतलब क्या था, अनुनादी स्थिति में, अनुनादी स्थिति में ये अनुनादी स्थिति के अंदर एक्सएल था, ये प्रेरणिक प्रतिघात, और आर क्या था, प्रतिरोध था। तो देखो एक्सएल Q इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर, और इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, एक्सी अपॉन में आर, ये था। ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर भी होता है, और Q इज इक्वल टू एक्सी अपॉन में आर भी होता है। अगर इस पूरी समीकरण को मैं आई नोट से गुणा कर दूं तो ये समीकरण कुछ यो बन जाएगी। देखो Q इज इक्वल टू आई नोट एक्सएल अपॉन में आर, आई नोट आर इज इक्वल टू आई नोट एक्सी अपॉन में आई नोट आर। अगर ऐसा है तो देखिए भाई, ये धारा इनटू अवरोध क्या बन गई है, वोल्टता। यानी L के सिरों पर क्या हो गई, वोल्टता, और ये हो गई किसके सिरे पर, वोल्टता, C के लिए। और ये क्या आ गई है,
आरोपित वोल्टता यानी प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता, तो अपन यो कह सकते हैं इज इक्वल टू एल या सी के, एल या सी के, या यूं कह सकते हैं अनुनादी स्थिति में एल या सी के, यूं कह दो आप अनुनादी स्थिति में एल या सी के, अनुनादी स्थिति में एल या सी के, या एल या सी पर विभवांतर, एल या सी पर विभवांतर या वोल्टा कह दो, अपोन में ये क्या बन गया आई नोट आर, यानी कि परिपथ में आरोपित वोल्टा। भाई देखो अनुनादी स्थिति में है और अनुनादी स्थिति में वोल्टा क्या परिपथ में आरोपित वोल्टा के बराबर होगी प्रतिरोध वाली, परिपथ में आरोपित वोल्टता। अब देखिए आप, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब यहां पर देखें, आप क्या जानते हैं कि सामान्यतः Q इज ग्रेटर देन क्या होता है 1। अगर Q का मान 1 से ज्यादा आता है, इसका मतलब L के सिरे पर वोल्टता या C के सिरे पर वोल्टता आरोपित वोल्टता से भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और भैया अगर वोल्टता जो अपन को प्राप्त है L और C के सिरे पर आरोपित वोल्टता से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, प्रवर्धन हुआ है, उसका एम्प्लीफिकेशन हुआ है। यही अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः Q इज ग्रेटर देन क्या है 1। चूंकि सामान्यतः Q इज ग्रेटर देन 1, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए L के सिरे पर वोल्टता क्या है VL, आई नोट इंटू एक्सएल, ये VL ही तो बन गया है, इज ग्रेटर देन क्या होगा VR, यानी R के सिरे पर वोल्टता से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं VC इज ग्रेटर देन भी क्या होगा, VR होगा। अर्थात श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टता प्रवर्धन होता है, यानी वोल्टता के मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यूं कह सकते हैं अर्थात किसी अनुनादी परिपथ का विशेषता गुणांक वोल्टता प्रवर्धक का क्या है, मापक भी है। तो देखो अतः श्रेणी अनुनादी, अतः श्रेणी अनुनादी परिपथ में श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टता प्रवर्धन होता है। वोल्टता प्रवर्धन होता है, अतः श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टता प्रवर्धन होता है। या यूं भी कह सकते हैं अर्थात किसी अनुनादी परिपथ का, किसी अनुनादी परिपथ का, अर्थात किसी अनुनादी परिपथ का विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक वोल्टता प्रवर्धन का भी मापक है, का भी मापक है। ये लीजिए, तो विशेषता गुणांक वोल्टता प्रवर्धक मापक के रूप में ये भी अपन ने जान लिया। तीनों जो पॉइंट अपन ने जाने हैं तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंड चौड़ाई है, विशेषता गुणांक है और वोल्टता प्रवर्धन है। अब अपन जानते हैं कि इस LCR जो अनुनादी परिपथ है इसका उपयोग कहाँ है। तो दो अपन इसके उपयोग लिखेंगे, एक तो है धातु संसूचक के रूप में कहाँ उपयोग हो रहा है, एक अपन इसका करेंगे समस्वरण में, या यूं कह सकते हैं रेडियो स्टेशन से वांछित संकेत को प्राप्त करने में, वहां अपन इसके उपयोगों की चर्चाएं और करेंगे।